नमस्कार स्टूडेंट्स। तो तैयार हो जाइए एमटीएस 2024 के लिए, जिसका एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है। एसएससी द्वारा जारी किए गए एमटीएस रिलेटेड नोटिफिकेशन के अनुसार एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म आप 31 जुलाई तक भर सकते हैं और इससे रिलेटेड एक ही एग्जाम होता है इसमें। इससे रिलेटेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हो सकता है। जो दूसरा जो एग्जाम होता है वो एक फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जो हवलदार की पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं। बाकी इसमें एक ही क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट पर, ये समझाने के लिए कि किस तरह से आपको एमटीएस के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार करना है खुद को। बचे हुए इन 2-3 महीनों में किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से हैंडल करेंगे और एग्जाम के टाइम आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैंने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लिया है, जो क्वेश्चन पेपर 1 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 वाले टाइम में आया था। ये है आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर, इसको हम सोल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करें, क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आपको ग्रामर को हैंडल करना है। इस बचे हुए 2-3 महीने के टाइम में किस तरह से आपको वोकैबुलरी को रिवाइज करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करें, क्लोज टेस्ट के लिए क्या करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बनाना है एंटोनियम। एक वर्ड आपको दिया हुआ है फ्यूड, इसका एंटोनियम आपको बताना है। देखिए, फ्यूड का मतलब होता है अ प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल और डिस्प्यूट। प्रोलॉन्ग का मतलब जो लंबे समय से चल रहा हो। मैं यहां पर लिखवा देता हूं, अ प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल। क्वेरल का मतलब झगड़ा या डिस्प्यूट। अ प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल और डिस्प्यूट। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब जो काफी समय से चल रहा हो। प्रोलॉन्ग का मतलब एग्जिस्टिंग। प्रोलॉन्ग भी एक एडजेक्टिव है। और सारी की सारी ये जो है प्रीवियस ईयर की वोकैब आपके सामने लिखी हुई है, जो कि आपने अच्छे से याद की होगी। अगर आप एसएससी एमटीएस में स्थान बनाना चाहते हैं तो इस एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं। तो प्रोलॉन्ग का मतलब है एग्जिस्टिंग या फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्टेंस में हो उसको प्रोलॉन्ग कह देते हैं। तो एक ऐसा डिस्प्यूट, एक ऐसा क्वेरल जो दो लोगों के बीच में हो लंबे समय से, बिटवीन टू प्यूपिल्स और ग्रुप। ठीक है, अब इसका एंटोनियम हमें बताना है। ग्रोस लिखा है, पैरिल लिखा है, हार्मनी लिखा है, विगर लिखा है। ग्रोस एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब हो जाता है टोटल। जैसे आप लिख सकते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स के टाइम पे आपके सामने आता होगा, ग्रोस इनकम लिखा रहता है। ग्रोस इनकम का मतलब टोटल इनकम, एग्रीगेट इनकम। ग्रोस का एक मतलब और हो जाता है और वो होता है वेरी अनप्लीजेंट या एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। अगर किसी का बिहेवियर एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है तो आप उस बिहेवियर को ग्रोस कह सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। तो ये तो इसका एंटोनियम होना नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला गया, मीनिंग से बाहर की बात है। पैरिल का मतलब होता है डेंजर। ये भी फ्यूड का एंटोनियम नहीं है। हार्मनी इसका सही एंटोनियम है। हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल एग्रीमेंट बिटवीन पीपल्स। वो सिचुएशन, वो इवेंट, वो सिनेरियो जब लोग आपस में पीसफुल हो, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में हो, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते हो, उस स्टेट को, सिचुएशन को आप हार्मनी कह सकते हैं। पीसफुल एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। तो यहां हम डिस्प्यूट की बात कर रहे थे, क्वेरल की बात कर रहे हैं, यहां हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ये हो गया इसका सही एंटोनियम। विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एनर्जी या एंथुजियाज्म। ताकत को, उस ऊर्जा को, उस जोश को, उस उत्साह को हम विगर कहते हैं। विगर का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, एनर्जी या एंथुजियाज्म। ये हो गया आपका पहले का थर्ड। अब देखिए सेंटेंसेस के ना, सेंटेंस की बात कर रहा हूं। जो वर्ड्स आपके सामने आते हैं उन वर्ड्स के मीनिंग को समझ के आपको याद करना है। आपने जो अभी तक याद किया हुआ है वो सही है, लेकिन जब आप वर्ड्स आपके सामने आए तो उनको समझने की कोशिश करें, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार जो सिनोनियम एंटोनियम दिए जाते हैं वो करीब करीब मीनिंग में दिए जाते हैं। यहाँ तो भी डायरेक्ट अपोजिट लिखा था तो आप पकड़ पाए,
लेकिन अगर 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सिमिलर एक जैसे मीनिंग के रख देते तो वो क्वेश्चन को टफ कर सकता है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। क्या करना है? अच्छा, एक सेंटेंस आपको दिया है, इस सेंटेंस में बतानी है कि कौन से पार्ट में इसका एरर है। इसी सेंटेंस को नीचे ऑप्शन में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहला फ्रेज लिखा है ऑल दीज थिंग्स। ऑल दीज थिंग्स ये हो गया एक नाउन फ्रेज और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। थिंग्स नाउन हो गया, दीज इसके लिए डिटर्मिनर, ऑल एक दूसरा डिटर्मिनर लग गया। हैपन हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। यहां भी गलती नहीं है, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। थिंग्स प्लूरल था तो हमने हैपन यूज किया, वरना तो हैपन्स यूज कर लेते। बिकॉज कंजंक्शन लगाया जाता है, बिकॉज एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का रीजन या कोज बताने के लिए। यानी कि बिकॉज के द्वारा जो इंफॉर्मेशन जोड़ी गई है, जो क्लोज जोड़ी गई है, वो क्लोज कोज है या रीजन है मेन क्लोज वाले एक्शन का, मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हैपन और इसका रीजन लिखा है ये। तो क्या लिखा है रीजन में? सी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। देखिए, सी को सब्जेक्ट बनाया गया है और सी के साथ डू यूज नहीं होता, डज यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नॉट एडवर्ब हो गया, पे हीड टू माई वर्ड्स। हीड का मतलब होता है अटेंशन, और ये ध्यान रखें ये दोबारा आ सकता है, पे हीड टू या पे अटेंशन टू। इनके साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है, या गिव रेस्पेक्ट टू। इस तरह की फ्रेजेस के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्योंकि हमारी अटेंशन का, हमारी रेस्पेक्ट का रिसिपिएंट हमें जोड़ना होता है इस टू प्रीपोजिशन के द्वारा। यानी कि अटेंशन, हीड का मतलब होता है अटेंशन, तो हीड या अटेंशन किसको दी गई? वर्ड्स को दी गई। तो वर्ड्स क्या हुए? उसका रिसिपिएंट है, और रिसिपिएंट को जोड़ने के लिए हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो पे गिव रेस्पेक्ट टू, पे अटेंशन टू, पे हीड टू, इस तरह की फ्रेज के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो गलती कहाँ है? बिकॉज सी डज नॉट वाले पार्ट में, जो कि फोर्थ ऑप्शन आपका है। दूसरे का हो जाएगा फोर्थ। जब भी आप किसी वर्ड के बारे में जाने, मीनिंग उसका समझें, तो ये भी देख लिया करें कि उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है। ये आपके बहुत काम आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। आगे चल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन जो है, हमें अंडरलाइन पार्ट का सब्स्टिट्यूट बताना है या इसका इंप्रूव्ड वर्जन बताना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक तरीके से दिया हुआ है। प्रोफेसर सब्जेक्ट हो गया, सैड हो गई मेन वर्ब, जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव है, अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेगी, और वो एक ऑब्जेक्ट लिखा है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। ये है व्हाट का रिप्लाई, कि उसने क्या कहा, ये इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को जोड़ा गया है डैट कंजंक्शन से, आई लगा है एक सब्जेक्ट के रूप में। विल, देखिए विल प्रेजेंट के पॉइंट पर किसी की विलिंगनेस को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी टाइमलाइन है और टाइमलाइन में ये वो पॉइंट है जब आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, मतलब किसी से कहा, तो बाय डिफॉल्ट केवल एक यही पॉइंट है जिसको आप प्रेजेंट का पॉइंट कहते हैं। प्रेजेंट का पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टाइम पे आप सेंटेंस को बोलते हैं या लिखते हैं। इसके बाद वाला सारा समय फ्यूचर का होता है और इससे पहले का सारा समय होता है पास्ट का। तो इस प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर आप कुछ कह रहे हैं, तो इस प्रेजेंट के पॉइंट पर फ्यूचर में किसी की विलिंगनेस को रिफर करने के लिए हम विल या शैल का प्रयोग कर लेते हैं। शैल को हम फॉर्मल केस में यूज करते हैं, विल को हम इनफॉर्मल केस में यूज कर लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर इस पॉइंट पर, तो मैं कब लेट होऊंगा? फ्यूचर में किसी पॉइंट पर लेट होऊंगा। लेकिन यहां पर सिनेरियो दिया है पास्ट का। प्रोफेसर ने यह बात कब कही? पास्ट में, यानी कि यहां पास्ट में, यहां किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट से पहले के सारे पॉइंट पास्ट हैं। तो ये सैड वाला जो एक्शन हुआ यहां हुआ, और यहां ये बात की गई पास्ट के किसी पॉइंट से आगे के पॉइंट पर किसी विलिंगनेस को, इरादे को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल नहीं, विल का पास्ट इन्फ्लिक्शन यूज करते हैं, वुड। यही इसमें गलती थी। तो आई को प्रोफेसर के हिसाब से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये बाकी के सारे गलत हो गए। ये हो गया आपका तीसरा सेंटेंस। बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद लेट एडजेक्टिव लगा है, कॉम्प्लीमेंट बनकर इस सब्जेक्ट के लिए। फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है उस पर्पस को रिफर करने के लिए, जो मेरे लेट होने का पर्पस होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
4 पर चल लेते हैं। क्या है? इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। सेपरेट सही स्पेलिंग लिखी हुई है, सेपरेट सही स्पेलिंग लिखी हुई है। अकोमोडेट ACCOMMODATE सही स्पेलिंग लिखी हुई है। देखिए अकोमोडेट का मैं मीनिंग बता देता हूं आपको, कहीं सिनोनियम एंटोनियम में भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा वर्ड है। देखो ये जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं, हम इनकी स्पेलिंग चेक करने के साथ साथ मीनिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज आपके सामने आए उसको, किसी भी चीज को इग्नोर करके आपको नहीं चलना है। अगर आप किसी भी चीज को यहां पर इग्नोर करते हैं तो हो सकता है 2 4 6 सेंटेंस के बाद वो आपको फिर से परेशान करे। अकोमोडेट का मतलब होता है टू प्रोवाइड समवन विद समथिंग, और समथिंग में भी ज्यादातर प्लेस को रिफर करता है। विद समथिंग दैट इज नीडेड। अगर किसी पर्सन को किसी प्लेस की, किसी थिंग की आवश्यकता है, आपने उसको प्रोवाइड कर दी, तो आपने उसको अकोमोडेट कर दिया। टू प्रोवाइड समवन विद समथिंग दैट इज नीडेड। अब देखो मैं इसके मीनिंग को हिंदी में आपको बता सकता था, आगे चल सकता था, लेकिन मैंने इसके एक्चुअल मीनिंग को इंग्लिश में ही बताया। अब इंग्लिश में बताने का एक फायदा यह है, किसी वर्ड के मीनिंग को, किसी इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को इंग्लिश में पढ़ने का, इंग्लिश में समझने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि वर्ड्स के साथ यूज होने वाले प्रीपोजिशन या उस स्ट्रक्चर को हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। जब मैंने आपको अकोमोडेट का मीनिंग बताया कि टू प्रोवाइड समवन विद समथिंग, और समथिंग में मोस्ट केसेस में प्लेस को ये रिफर करता है, किसी को स्थान की आवश्यकता है, आपने उसको अपने घर में जगह दी, तो आपने उसको अकोमोडेट कर दिया या अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। टू प्रोवाइड समवन, प्रोवाइड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट लगा है, और विद लगा है प्रीपोजिशन। प्रोवाइड के साथ हम विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं उस थिंग को रिफर करने के लिए जिस थिंग को उसे दिया गया, प्रोवाइड किया, कराया गया। डेफिनेटली का मतलब है सर्टेनली, ये एक एडवर्ब लगा हुआ है। एम्बैरेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एम्बैरेस की सही स्पेलिंग होगी EMBARRASS। एम्बैरेस जो है में एक तरह की, एक नेचर की वर्ब है, और इस वर्ब का मतलब होता है कोज समवन टू फील नर्वस, वरीड और अनकंफर्टेबल। मतलब आपने किसी को कुछ ऐसा कह दिया, कुछ आपने उसके साथ ऐसा कर दिया कि आपकी उस एक्टिविटी की, बिहेवियर की, आपके उस स्टेटमेंट की वजह से, आपके कुछ कहने की वजह से वो नर्वस हो गया, वरीड हो गया या अनकंफर्टेबल फील करने लगा, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने उसको एम्बैरेस कर दिया। तो इसका हो जाना चाहिए था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। आपको फोर्थ टिक करना था। 5 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इस ईडियम का मीनिंग बताना है। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है, सेल लाइक हॉट केक्स एक वर्ब फ्रेज है। सेल जो है एक वर्ब है, और लाइक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा है, यानी कि इस ईडियम की स्ट्रक्चर को भी हमने जान लिया। और सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है टू सेल समथिंग क्विकली और इन अ लार्ज अमाउंट। किसी भी चीज को लार्ज अमाउंट में बहुत जल्दी बेच देना, सेल कर देना, होता है सेल लाइक हॉट केक्स। तो क्विकली सेल आउट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सेलिंग केक्स नहीं, बीइंग इग्नोर्ड नहीं, ईटिंग हॉट केक नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होना था। आगे चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इस अंडरलाइन पार्ट को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, हमें उस ऑप्शन को यहां पर चूज करना है, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमें दिया है। एंड्रू हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल लगा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि मोडाल। अब देखिए इसके साथ विल के साथ जो है ना, विल के साथ किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि बेस फॉर्म आती है। तो प्लेइंग तो गलत हो गया, या तो विल प्ले करो इसको सही करने के लिए, लेकिन विल प्ले किसी ऑप्शन में है ही नहीं। आर प्ले होगा नहीं, क्योंकि एंड्रू हमारा सिंगुलर है, और वैसे भी आर प्ले जैसा कुछ नहीं होता। जहां पर भी बी की फॉर्म को
हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखोगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखोगे उस केस में जब आप कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं मेन वर्ब के द्वारा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे जब आप पैसिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करना चाहते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से ये वाला हो जाएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक पैसिव स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए लगाई जाती है, और पैसिव स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो। सीधे शब्दों में ये समझिए कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब आपको दी गई है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जा सकता है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा होता है जिसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव बनाते वक्त। तो अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है और उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वर्ब एक्टिव फॉर्म में रही होगी। अगर वर्ब एक्टिव फॉर्म में रही होगी तो इस स्पेलिंग सही हो जाएगा। अगर बास्केटबॉल शुरू में लिखा होता, अगर बास्केटबॉल एंड्रू लिखा होता बाई प्रीपोजिशन के बाद, बाई एंड्रू, अगर इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती, बास्केटबॉल शुरू में लिखा है और फिर लिखा है बाई एंड्रू, यानी कि बाई उस डूअर को रिफर करने के लिए, ये बताने के लिए कि यहां पर जो भी एक्शन हुआ है सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हुआ, किसी और के द्वारा हुआ है, तो हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हम लिखते बास्केटबॉल इज प्लेड बाय एंड्रू। लेकिन चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप एक्टिव स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, इस प्लेइंग हो जाएगा। ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, ठीक है, इस ब्लैंक को फिल करना है जो सबसे सुटेबल वर्ड यहां पर हो। हार्दिक पांड्या हिट 4 फोर्स। अब देखो ये 4, ये वाला जो 4 है ना, ये तो है डिटर्मिनर, और इस डिटर्मिनर की वजह से क्योंकि मोर देन 1 है, ये वाला 4 हो गया प्लूरल में। अब प्लूरल कर सकते हैं हम केवल नाउन का, यानी कि ये वाला जो 4 है ये एक नाउन है, और नाउन इसलिए है क्योंकि ये नेम है एक स्पेसिफिक सॉर्ट का। क्रिकेट में जब बॉल ग्राउंड को टच करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है तो उस स्पेसिफिक सॉर्ट को कहते हैं 4। उस स्पेसिफिक सॉर्ट का नाम है, तो ये हो गया नाउन। चूंकि कॉमन नाउन है तो काउंटेबल भी हो गया, तो चूंकि ये 4 थे तो ये इसका प्लूरल भी कर दिया। अब यहां पर कोई आना चाहिए एडजेक्टिव जो इस नाउन को मॉडिफाई कर सके। हार्दिक पांड्या हिट 4 एडजेक्टिव फोर्स एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच। तो कंटिन्यूअस, कंसेक्यूटिव, ऑनगोइंग, कांस्टेंट। अब देखो 4 सिमिलर वर्ड आपको यहां पर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले 4 वर्ड आपको यहां पर दिए गए हैं। सेंटेंस को पढ़कर ये समझ में आएगा कि इन चारों में से कौन सा वर्ड यूज करना है। मैं चारों के मीनिंग बता देता हूं, आप लगाने की कोशिश करो। कंटिन्यूअस, हम उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को कह सकते हैं जो प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन हो, जारी हो, चल रही हो बिना किसी इंटरप्शन के। यानी कि किसी भी गोइंग ऑन एक्टिविटी को जो किसी बिना इंटरप्शन के चल रही हो हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब हो जाता है गोइंग ऑन विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के, जो जारी हो, जो चल रही हो, उसको हम कंटिन्यूअस कह देते हैं। कंसेक्यूटिव यहां पर सही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जब चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कंसेक्यूटिव। फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन यहां भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर कंसेक्यूटिव फोर्स जो उसने हिट किए हैं वो किस तरह से किए होंगे। पहली बॉल आई उसने 4, दूसरी बॉल आई फिर 4, तीसरी बॉल आई फिर 4, चौथी बॉल पर उसने फिर से एक 4 एक बाउंड्री लगा दी। तो इस तरह के मीनिंग को यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है। ऑन गोइंग और कंटिन्यूअस का लगभग एक ही मतलब है। ऑन गोइंग का मतलब भी कंटिन्यूअस फॉर ए ड्यूरेशन, किसी ड्यूरेशन के लिए अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूटी में है, चल रही है, तो आप उसको ऑन गोइंग कह सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब है नॉट चेंजिंग, अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो आप उसको नॉट चेंजिंग यानी कि कांस्टेंट कह सकते हैं। कांस्टेंट का एक मीनिंग कंटिन्यूअस भी हो जाता है। अगर किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कोई प्रोसेस चली रही है तो आप कह सकते हैं वो जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है, वो बदल।
उस प्रोसेस को आप कांस्टेंट कह सकते हैं। ये हो गया आपका 7वां, यहां पर दूसरा ऑप्शन आपको लगाना था। 8वें की बात कर लेते हैं। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर्स। अब ये 4 सेंटेंस पढ़ने भी हैं, समझने भी हैं। इनमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनकी स्पेलिंग्स को चेक करना है, मेनली आपको ये करना है। ठीक है, डॉक्टर सही है, प्रिस्क्राइब्ड गलत लिखा हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड PRESCRIBED ये हो जाएगा। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है टू सजेस्ट समवन अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपने आप को दिखाते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोस कर लेता है, तो आपको उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, उस मेडिकल से ले लो, या आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, तो इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्राइब करना। ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। मेडिसिन सही लिखा हुआ है, एलिविएट भी सही लिखा हुआ है। एलिविएट का मतलब होता है टू इम्प्रूव समथिंग, टू इम्प्रूव समथिंग या टू मेक समथिंग बेटर, मेक समथिंग बेटर। तो यहां पर किस चीज को एलिविएट करने की बात की जा रही है? कफ को। हालांकि परसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पारसिस्टेंट नहीं होता है, परसिस्टेंट होता है। देखिए परसिस्टेंट अच्छा वर्ड है, बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। इसके मीनिंग को समझा देता हूं। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट जो है एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी। अगर आप डिफिकल्टी के बावजूद भी किसी काम को करे जा रहे हैं तो आपको कहा जा सकता है परसिस्टेंट, या आपके एफर्ट्स को कहा जा सकता है परसिस्टेंट। एक सिमिलर सा मीनिंग और निकल के आता है इसका, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब किसी चीज से छुटकारा पा देना, टू गेट रीड ऑफ समथिंग। अगर कुछ भी बहुत लंबे समय के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और उससे छुटकारा पाना मुश्किल है, उससे गेट रीड ऑफ करना मुश्किल है, तो उसको भी परसिस्टेंट कह सकते हैं। इसी दूसरे वाले मीनिंग में परसिस्टेंट वर्ड को यहाँ पर यूज किया गया है। ये जो कफ है, ये एक ऐसा कफ है जो काफी लंबे समय से चल रहा है, उससे छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ करना इसको मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट है। तो परसिस्टेंट की स्पेलिंग क्या होती है? PERSISTENT। कफ की स्पेलिंग सही है। बोदर की स्पेलिंग यहां पर गलत लिखी हुई है, बोदर की स्पेलिंग ये नहीं होती है। गलत सेंटेंस पे आ गए हम, ये है सेंटेंस, ये है क्वेश्चन हमारा। बोदरिंग की स्पेलिंग ये नहीं होगी, बोदर BOTHER, बोदर की सही स्पेलिंग होती है BOTHER। बोदर का मतलब होता है टू अनॉय समवन या टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर समवन, किसी को परेशान करना, किसी के लिए जो है मुसीबतें खड़ी कर देना। बोदर का मतलब टू अनॉय समवन। देखो यहां पर भी प्रिस्क्राइब की स्पेलिंग को गलत कर दिया। एलिवेट यहां पर सही लिखा है, परसिस्टेंट यहां पर सही लिखा है, बोदरिंग भी यहां पर सही लिखा है। लेकिन हमें एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें कोई भी गलती ना हो, तो इसमें तो काफी गलतियां हैं, इसमें भी एक गलती मिल गई। प्रिस्क्राइब की स्पेलिंग यहां पर सही है, एलिविएट यहां पर सही है, परसिस्टेंट यहां पर गलत कर दिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा हटा दो। बोदर को भी गलत लिख रखा है, फिर तो एक यही ऑप्शन बचा, चेक कर लो इसे। प्रिस्क्राइब की स्पेलिंग सही है, मेडिसिन सही लिखा है, एलिविएट सही लिखा है, परसिस्टेंट सही लिखा है, बोदरिंग भी सही लिखा है, कफ भी सही लिखा है। तो 8वें का हो जाएगा फोर्थ। चौथा ऑप्शन इसका सही है। फोर्थ ऑप्शन एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दी है। क्या बताना है? सिनोनियम बताना है ब्रैकेटेड पार्ट का। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में ये करते हैं, एक्चुअली में ये आदत उनको पड़ती है प्रैक्टिस के दौरान। जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो करते क्या है, या एग्जाम में भी जब वो होता है तो वो करते क्या है, इस वर्ड का सिनोनियम बताना है ना, तो केवल इस वर्ड को पढ़ेंगे, फिर वो ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में जो उन्हें सही लगेगा वो कर देंगे। अब ये कभी कभी तो उनका ठीक हो जाता है तब जब जो ऑप्शन है आपके बहुत डिस्क्रीट दिए हों, बहुत अलग अलग हो, बहुत डिफरेंट हो।
जैसे फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समवन एबल टू डू समथिंग। फैसिलिटेट का मतलब हो गया टू मेक समवन टू बी एबल टू डू समथिंग, या मेक समथिंग हैपन। मेक समथिंग, यहीं को लिखवा देता हूं, टू मेक, यहां जगह नहीं है सॉरी, टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग पॉसिबल। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब हो गया टू मेक समवन बी एबल टू डू समथिंग या टू मेक समथिंग पॉसिबल। अब इसका जो मीनिंग है वो है इनेबल का मीनिंग। इनेबल के मीनिंग, फैसिलिटेट का सिनोनियम ही होता है इनेबल, या एक ही जैसे सिमिलर मीनिंग को रिफर करते हैं। बाकी के आप ऑप्शन देखोगे तो रेस्ट्रिक्टेड बिल्कुल अपोजिट मीनिंग में है, लिमिटेड बिल्कुल अपोजिट मीनिंग में है, हिंडर्ड, हिंडर का मतलब होता है हिंडर, HINDER, हिंडर का मतलब होता है टू लिमिट द एबिलिटी of someone to do something, to limit the ability of someone to do something, to limit the ability of someone to do something, या to limit the development of something। कोई प्रोसेस चल रही है, कोई काम चल रहा है, या कोई ग्रोथ हो रही है, कोई चीज डेवलप हो रही है, आपने उसको लिमिट कर दिया, आपने उसको रोक दिया, आपने क्या कर दिया, उस प्रोसेस को हिंडर कर दिया। टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। अब ये बाकी के सारे तीन ऑप्शन जो है, पहला, तीसरा और चौथा, अपोजिट मीनिंग में है, यानी कि फैसिलिटेट का सही सिनोनियम तो इनेबल होगा। लेकिन ये तब तो ठीक है जब आपके ऑप्शन आसान दिए हों, बहुत डिस्क्रीट दिए हों, बहुत अलग अलग दिए हों। लेकिन अगर इनमें से दो ऑप्शंस को या तीन ऑप्शंस को या कभी कभी तो चारों ऑप्शंस को वो सिमिलर मीनिंग में रख दे, तब आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली में आपसे केवल इस फैसिलिटेट का सिनोनियम नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फैसिलिटेट का वो सिनोनियम जो इस कंटेक्स्ट में, जिस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली फिट हो सकता है। आपको वो सिनोनियम बताना है जो इस सेंटेंस में फिट हो सकता है एक मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ऑप्शन आसान थे तब तो सही है, लेकिन अगर दो चार वर्ड सिमिलर होते तो फिर घूम जाते। इसलिए सेंटेंस को पढ़ लिया करो, 3-4-5 सेकंड लगेंगी इसको पढ़ने में, या तो फिर आपको इसको पहले पढ़ लो या इसको बाद में पढ़ लो, वो आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, ऑप्शन तो ये सही हो गया, फिर भी सेंटेंस में बहुत कुछ है जानने के लिए, फटाफट समझ लेते हैं। द एथलीट्स परसीवरेंस, देखिए परसीवरेंस एक बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीवियस ईयर का, ये सारे वर्ड ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर का है। परसीवरेंस बना है परसीवियर से। परसीवियर एक वर्ब होती है, PERSEVERE। परसीवियर एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू कंटिन्यूअसली मेक एन एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग, डिस्पाइट डिफिकल्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है परसीवियर, लेकिन परसिस्टेंट जो है एक एडजेक्टिव है और परसीवियर एक वर्ब है। परसीवियर का मतलब होता है एक एफर्ट को कंटिन्यूअसली बनाए रखना, या किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए कंटिन्यूअसली एक एफर्ट लगाते रहना, तब भी जब बहुत सारी डिफिकल्टीज हो। ये होता है परसीवियर। परसीवियर से बना है परसीवरेंस, RANCE। परसीवरेंस का मतलब हो गया वो कंटिन्यूअस एफर्ट जो आप लगाते रहते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें हो।
उस कंटिन्यूस एफर्ट को परसिवरेंस कहते हैं। तो एथलीट के उसी कंटिन्यूस एफर्ट को यहाँ पर रिफर किया जा रहा है एंड मेंटल टफनेस कंजंक्शन के द्वारा एथलीट के परसिवरेंस को और मेंटल टफनेस को जोड़ दिया गया। ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको एक ब्लैंक दिया गया है और ब्लैंक में आपको लगानी है वर्ब। फैसिलिटेट भी एक वर्ब थी और उसी के जो है सिनोनियम को सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब आपने लगा दी इनेबल्ड। हर टू ओवरकम एडवर्सिटी। देखिए ओवरकम का मतलब होता है टू डिफीट समथिंग और टू सक्सीड इन कंट्रोलिंग ऑफ समवन और समथिंग। अगर आप किसी को कंट्रोल करने में, किसी पर्सन को कंट्रोल करने में, किसी एक्टिविटी को, प्रोसेस को, किसी चीज को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए तो आपने क्या कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? एडवर्सिटी बहुत अच्छा वर्ड है, मैं इसको लिखवा देता हूं। देखिए एक वर्ड होता है एडवर्स। एडवर्स होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है कोजिंग हार्म या अनफेवरेबल। कुछ भी ऐसा जो आपको नुकसान दे, आपके इंटेंशंस को, आपके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए, उसको आप एडवर्स कह सकते हैं। जो भी अनफेवरेबल हो, फेवर में ना हो, आपके फेवर के अगेंस्ट हो, उसको आप एडवर्स कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं प्रिवेंटिंग सक्सेस। कुछ भी ऐसा जो आपकी सक्सेस को या आपके डेवलपमेंट को रोक दे, कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपकी सक्सेस को, आपके डेवलपमेंट को रोक दे, आप उसको एडवर्स कह सकते हैं। तो एडवर्सिटी का मतलब हो गया वो सिचुएशन, वो इवेंट, वो सर्कमस्टांसेस या वो फैक्टर्स जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, विरोध में हो। ठीक है, एक मीनिंग और लिखा देता हूं आपको, गोइंग अगेंस्ट समथिंग। सब ये मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग लिखवा दिया यहाँ पर। तो कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा सिनेरियो जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, आपके फेवर में ना हो, आप उसको एडवर्सिटी कह सकते हैं। एंड अचीव हर गोल्स। तो टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स, ये जो है सेंटेंस में 1 2 3 वर्ड और हमें ऐसे जानने को मिले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो वर्ड का मीनिंग तो जानना ही है, समझना है, लेकिन आप ये भी देखें कि उस वर्ड को जब हम यूज करते हैं तो किस तरह की स्ट्रक्चर में वो यूज किया जाता है, किस तरह के स्ट्रक्चर में वो इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ प्रीपोजिशन कौन से यूज होते हैं, उसका फंक्शन क्या है, वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, किस तरह का है वो वर्ड, और किस तरह से वो सेंटेंस में यूज होता है। और इसके लिए आप किसी भी वर्ड से रिलेटेड 2 या 3 सेंटेंस पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन इसके साथ यूज होना है, इसका वर्ड का फंक्शन क्या होता है, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, किस तरह का सिंटैक्स यानी कि स्ट्रक्चर हम इसके साथ यूज करते हैं, और किस तरह के मीनिंग को ये किस तरह के डोमेन में रिफर करता है। देखिए शब्दों के ना डोमेन होते हैं। कुछ वर्ड्स फाइनेंशियल डोमेन में, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, कुछ वर्ड सोशल कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, कुछ वर्ड रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, कुछ वर्ड फिजिकल कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों कंटेक्स्ट में यूज किए जा सकते हैं। ये सब जानने की कोशिश करें। शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि यार सर पता नहीं अच्छी खासी आसान सी प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाना नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशंस को सोल्व करना है। आपको ये करना ही होगा अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है, ये तो एमटीएस का है, अभी सीएचएसएल का होगा, फिर सीजीएल का, सीपीओ का भी एक हो चुका है, अभी दूसरा होगा। तो अगर आप इन एग्जाम्स को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन को इतना सॉलिड करना होगा कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ना कर सके किसी भी तरीके से, वरना तो कट ऑफ ही क्लियर करते रहोगे 4 साल तक। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. अब देखो इतना बड़ा सेंटेंस आपको दिया है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दी है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ते के साथ साथ समझना और फिर उसमें गलती ढूंढना और उस मीनिंग को भी समझना। कई बार जो गलती होती है वो स्ट्रक्चर की वजह से नहीं होती, मीनिंग की वजह से होती है। तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स यानी कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को भी समझना है, उसके मीनिंग को भी समझना है, और ये हमें पढ़ने के साथ साथ करना है विद इन सेकेंड्स।
तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस इतनी सॉलिड होगी। घर पे ही इस तरह से प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? थ्रो आउट। अब देखिए थ्रो आउट ना एक प्रीपोजिशन भी हो सकती है और एडवर्ब भी हो सकती है। एडवर्ब भी हो सकती है, प्रीपोजिशन भी हो सकती है। यहाँ किस फंक्शन में है? यहाँ ये है प्रीपोजिशन के फंक्शन में। प्रीपोजिशन के फंक्शन में कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद एक नाउन लिखा है जो कि इसका ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं और नाउन प्रोनाउन को उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए जब थ्रू आउट प्रीपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है तो किस तरह के मीनिंग को कन्वे करता है? इसका मतलब होता है, थ्रू आउट का मीनिंग यहाँ को लिखवा देता हूँ, आपके काम आएगा फिर किसी सेंटेंस में। THROUGH, थ्रो आउट। थ्रू आउट प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और इसका मीनिंग होता है या तो ये इन एवरी पार्ट, इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस के एवरी पार्ट को रिफर करता है। यानी कि थ्रू आउट के बाद हम कोई प्लेस लिख सकते हैं, जैसे थ्रू आउट द कंट्री लिख सकता हूं मैं, तो कंट्री के एवरी पार्ट को रिफर कर रहा है। मतलब कोई एक्शन, कोई प्रोसेस ऐसी है जो कि कंट्री के एवरी पार्ट में हो रही है। इस तरह से ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट लिख सकता हूं मैं। कंट्री लिख दिया, ठीक है, कॉन्टिनेंट लिख दिया, इंडिया लिख दिया, अपने सिटी का नाम लिख दिया, अपने खेत का नाम लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब उस जिस भी ऑब्जेक्ट को आप रिफर कर रहे हो उसके एवरी पार्ट में कुछ हो रहा है। दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो कितने मजे की बात है, यहां पर इस मीनिंग में थ्रू आउट फ्रेज, थ्रू आउट से जो प्रीपोजिशन फ्रेज बनी है, एक एडवर्ब प्लेस को रिफर कर रही है, किसी एक्शन के, किसी एक्टिविटी के प्लेस को रिफर कर रही है, और इस मीनिंग में थ्रू आउट से जो प्रीपोजिशन फ्रेज बनी है वो एडवर्ब टाइम हो रहा है, वो एक एक्शन के टाइम को रिफर कर रही है कि कुछ इस पूरे पीरियड के दौरान हुआ, ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम। और इस मीनिंग में, इस फंक्शन में थ्रू आउट के बाद कोई टाइम पीरियड लिखा होगा। अब टाइम पीरियड वो कैसे भी लिखा हो सकता है, कोई डिकेड लिख देगा वो, कोई ईयर लिख देगा वो, या किसी प्रोसेस को, किसी एक्टिविटी को वो टाइम पीरियड बनाकर लिख देगा। और यहाँ पर लगाया है उसने माई करियर को। माई करियर का मतलब है वो पीरियड जब उसका करियर था। तो थ्रू आउट माई करियर एज ए जर्नलिस्ट, एज प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ कोई गलती नहीं है, कोमा लगाकर एक इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया गया। आई हो गया सब्जेक्ट, कवर्ड है मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और उसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, स्टोरीज हो गया नाउन, इंपॉर्टेंट हो गया उस स्टोरीज नाउन के लिए एडजेक्टिव, और मैनी लग गया डिटर्मिनर। ये नाउन फ्रेज कवर्ड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है कवर्ड को और इंटरव्यूड यानी कि दो वर्ब को। एंड कोऑर्डिनेट नेचर कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ सकते हैं, तो दो वर्ब को जोड़ दिया, दोनों पास्ट इंडेफिनिट की। इंटरव्यूड भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट न्यूमरस इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स नाउन हो गया और न्यूमरस है फिर से एक डिटर्मिनर। न्यूमरस का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, या न्यूमरस एक लार्ज नंबर ऑफ समथिंग या समवन को रिफर करता है। न्यूमरस का मीनिंग मैनी होता है। न्यूमरस को डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और न्यूमरस का मतलब हो जाएगा मैनी, सीधे सीधे भाषा में NUMEROUS, मैनी डिटर्मिनर होता है। यह रिफर करता है अ लार्ज नंबर ऑफ समवन और समथिंग। ये इसका मतलब किसी डिक्शनरी में अ लॉट ऑफ भी लिखा आ जाएगा। वापस चलते हैं सेंटेंस पर, ठीक है। इंटरव्यू न्यूमरस इंडिविजुअल्स। अब देखो यहाँ पर एक कोमा लगाया गया था और यहाँ पर एक कोमा लगाया गया है। ये कोमा लगाकर इस पूरी क्लोज को, आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स, इस पूरी क्लोज को ये कोमा लगाकर अलग कर दिया गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर कर दिया गया। फिर उसके बाद लगाया गया विच। अब देखो विच यहाँ पर
एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, विच यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो इंटेरोगेशन की तो लगा, इंटेरोगेशन के लिए तो आया नहीं है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अब विच यहाँ पर न्यूमरस इंडिविजुअल, ये कहा जाता है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे एंटीसीडेंट के मीनिंग को सबऑर्डिनेट क्लोज से रिलेट करने के लिए लगाए जाते हैं, इसीलिए उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि विच अपने से पहले लिखे एंटीसीडेंट के लिए आया है क्या, विच न्यूमरस इंडिविजुअल के लिए आया है क्या, नहीं, विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लगाया गया है। इस पूरी क्लोज में जो इंफॉर्मेशन थी, आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स, इस पूरी इंफॉर्मेशन को रिफर करने के लिए। यानी कि विच का एंटीसीडेंट अब केवल न्यूमरस इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन ने, इसी एक्टिविटी ने, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो है कवर की है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, इसी चीज ने तो मुझे अलाउ किया, मेरी इस एक्टिविटी ने, मेरे इस एक्सपीरियंस ने मुझे अलाउ किया। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है पूरी की पूरी क्लोज है, विच अलाउ मी। अब देखो ये पूरी की पूरी क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट पर होने वाले एक्शन को बताया है। तो ये जब जिस टाइम पे कवर किया होगा या इंटरव्यू किया होगा उसी टाइम पे अलाउ किया गया होगा उसे। सबऑर्डिनेट क्लोज उसी टाइम में चली जाती है जिस टाइम में मेन क्लोज होती है, तो विच अलाउ नहीं अलाउड होगा, और यहीं पर गलती थी। और इसके हिसाब से अगर यहां पर गलती है तो इसका फोर्थ पार्ट जो है आपको चूज करना था, विच अलाउड मी। अलाउड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसके बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट मी, टू शेयर, 2 + V1, यानी कि इंफिनिटिव लग गया आपका अलाउ के पर्पस को बताने के लिए कि मुझे अलाउ करने का पर्पस क्या था, रीजन क्या था। और शेयर इंफिनिटिव में खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नाउन, इंपॉर्टेंट उस नाउन के लिए एडजेक्टिव, शेयर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। और एक्चुअली में इसका एक ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है इनसाइट्स को। शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब होता है क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की, एक डिफिकल्ट सिचुएशन की डीप क्लियर अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं इनसाइट। इनसाइट अंदर तक की समझ, ठीक है। इनसाइट का मैं मीनिंग लिखा देता हूं, कहीं आपके काम आ सकता है। इनसाइट नाउन है, उसका मतलब होता है क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और सिचुएशन। वापस आते हैं, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। इनसाइट्स और इंफॉर्मेशन दोनों ही से ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज विद माई रीडर ने, विद ने माई रीडर को इनसाइट से जोड़ दिया और इंफॉर्मेशन से जोड़ दिया। प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है आपके सेंटेंस में। ये हो गया 10वां, 10वें का फोर्थ ऑप्शन। 11वें में चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ग्रामेटिकल एरर बतानी है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। अब देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगे, आपके ज्ञान चक्षु यहाँ पर खुल जाएंगे कि जब हम ग्रामर को लॉजिकल वे में बिना किसी रूल रेगुलेशन का रट्टा मारे हुए तैयार करते हैं तो कितना फायदा होता है हमारा, और कितनी लॉजिकल वे में हम चीजों को सीख पाते हैं। हरीश यहाँ पे नाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। सेज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, और ये लिखा है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसका ऑब्जेक्ट जो कि व्हाट का रिप्लाई है। डैट कंजंक्शन लगा दिया, मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए डैट कंजंक्शन लगा देते हो। हिज सिस्टर फिर से एक नाउन फ्रेज आ गई, और ये फिर से एक सब्जेक्ट हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज का। लव्स हो गया हमारा मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिवली यहाँ पर यूज हुई है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है 2 + V1 यानी कि इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव भी होते तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही है, वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया, वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया हमने प्ले में, तो प्ले को ट्रांजिटिवली यूज किया गया है, यानी इसके बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने हमेशा या आपने अक्सर ये सुना होगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर द आर्टिकल आना चाहिए था। टू प्ले हारमोनियम नहीं, टू प्ले द हारमोनियम होना चाहिए था, और बात कहीं ना कहीं इसकी सही है।
लेकिन क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आप हारमोनियम को देखेंगे, दा हारमोनियम कर देंगे और पहला ऑप्शन लगा देंगे, बाकी जो है आप कट कर देंगे, बाकी जगह गलती नहीं है, पहले में ही गलती है। लेकिन इसके पीछे का रीजन जानने के लिए, ये समझने के लिए जरा मेरे इन दो सेंटेंस को समझिए। मैंने लिखा सी बॉट अ हारमोनियम फॉर हर सिस्टर। अब देखो, मैंने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये एक नाउन है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ मैंने एक आर्टिकल लगा रखा है जो ए है, दा मैंने यहां नहीं लगा रखा। ऐसा क्यों किया मैंने? और सेंटेंस सही है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस सेंटेंस में इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिकल फंक्शन को रिफर ही नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर हारमोनियम को एक जनरल ऑब्जेक्ट की तरह रिफर कर रहे हैं। वो दुकान पे गई, बहुत सारे हारमोनियम रखे हुए थे, उसमें से कोई एक उसको पसंद आया, उसमें से वो एक उठा लाई। तो उन बहुत सारे हारमोनियम में से कोई भी एक इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट उठा लाई, तो उसके लिए मुझे ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एक्चुअली में जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिकल फंक्शन को हम रिफर ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक नॉर्मल या जनरल या कॉमन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। दुकान पे गई, बहुत सारे हारमोनियम रखे थे, उसमें से कोई सा एक उठा लाई। 2 लाती खरीद कर, एक सिस्टर के लिए एक ब्रदर के लिए, तो 2 हारमोनियम्स लगा देते। 5 लाती खरीद कर मोहल्ले वालों के लिए, दोस्तों के लिए, तो 5 हारमोनियम्स लगा देते। चूंकि एक लाई है तो आ हारमोनियम लगा दिया। अब एक सेंटेंस मैंने लिखा, हर सिस्टर सोल्ड द हारमोनियम which she bought. Her sister sold the harmonium which she bought. अब यहां पर हारमोनियम को देखोगे तो हारमोनियम नाउन से पहले मैंने एक आर्टिकल लगा रखा है जो कि दा है। अब दा आर्टिकल हम तब लगाते हैं जब हम किसी नाउन को या किसी यूनिट को, किसी पर्सन को या थिंग को हम स्पेसिफिक कर देते हैं। इस कंटेक्स्ट में हम एक स्पेसिफिक हारमोनियम की बात कर रहे हैं, उस डेफिनेट हारमोनियम की बात कर रहे हैं जो उसने खरीदा था। और इस हारमोनियम को स्पेसिफिक करने के लिए, बताने के लिए कि कौन से हारमोनियम को रिफर कर रहे हैं, उसको डेफिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लोज लगाई है, जो कि एक तरीके से एडजेक्टिव क्लोज होती है, एक रिलेटिव क्लोज है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव क्लोज हमने लिखी है विच रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर इस हारमोनियम को स्पेसिफिक करने के लिए। तो अब ये हारमोनियम स्पेसिफिक हो गया, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक हारमोनियम है, तो हमने द आर्टिकल लगा दिया। अब इस सिचुएशन में भी हम हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस दूसरे सेंटेंस में, दूसरे सिनेरियो में भी हम इस हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिकल फंक्शन को रिफर नहीं कर रहे हैं। एक सेंटेंस में जरा ये लिखता हूं, यहां से जो है आपको कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए। मैंने लिखा सी प्लेज पियानो वेरी वेल। या मुझे अ पियानो लिखना चाहिए या मुझे द पियानो लिखना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप क्या चूज करोगे? आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस पियानो के या इस हारमोनियम के, यहाँ पर हारमोनियम भी लिख सकता था मैं, इस पियानो के या इस हारमोनियम के, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिकल फंक्शन को रिफर किया जा रहा है, क्योंकि मैं इसको प्ले करने की बात कर रहा हूं। प्ले कोई व्यक्ति किसी इंस्ट्रूमेंट को तभी कर सकता है जब वो उसके म्यूजिकल फंक्शंस के बारे में जानता हो, उसके बारे में वो स्किल्स हो। तो अगर हम अ पियानो यूज करते हैं, यानी कि इस पियानो को इंडेफिनिट पियानो बनाते हैं, तो हम क्या ये रिफर करना चाह रहे हैं कि सी किसी एक पियानो को जो कि इंडेफिनिट है, लिसनर को जिसके बारे में नहीं पता, उस पियानो को प्ले कर सकती है? क्या सी को आप अपने घर बुला लोगे तो वो आपके घर पे रखा हुआ पियानो प्ले नहीं कर सकती? क्या सी किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाएगी तो वहां पर वो किसी पियानो को प्ले नहीं कर सकती? क्या कोई एक ही इंडेफिनिट पियानो है जिसके बारे में लिसनर नहीं जानता, उसी पियानो को प्ले करना वो जानती है? इस वजह से आप पियानो गलत हो गया। अगर हम पियानो के पहले द आर्टिकल लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमने पियानो को स्पेसिफिक कर दिया, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सी किसी स्पेसिफिक पियानो को ही प्ले करना जानती है? अगर आप उसको अपने घर बुला लोगे तो आपके घर में रखे हुए पियानो को वो प्ले नहीं कर सकती।
या किसी और पियानो के सामने उसको बिठा दिया जाए तो वो उसे हैंडल नहीं कर सकती? केवल एक ही वो स्पेसिफिक पियानो है जिसको वो प्ले कर सकती है? क्या हम ये रिफर करना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में सी किसी भी पियानो को अच्छे से प्ले कर सकती है। सी के पास वो स्किल्स हैं, वो म्यूजिकल फंक्शंस को जानती है। यहाँ पर हम सी की स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि सी किसी भी पियानो को प्ले कर सकती है, किसी भी पियानो को हैंडल कर सकती है। इसका मतलब हम पियानो के द्वारा पियानो की पूरी कैटेगरी को रिफर करना चाह रहे हैं। जब हम किसी थिंग की, किसी ऑब्जेक्ट की पूरी कैटेगरी को रिफर करना चाहते हैं तो हम उससे पहले द आर्टिकल लगाते हैं। सी प्लेज द पियानो वेरी वेल। इसीलिए जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल सही हो जाता है, लेकिन तब जब हम उनके म्यूजिकल फंक्शंस को रिफर कर रहे हो। लेकिन अगर हम उनके म्यूजिकल फंक्शंस को रिफर नहीं कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह, एक नॉर्मल आर्टिकल की तरह, जैसे पेन हो गया, जैसे किताब हो गई, जैसे जूते हो गए, जैसे कार हो गई, उसी ऑब्जेक्ट की तरह, इन्हीं नॉर्मल जनरल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ए भी आ सकता है, दा भी आ सकता है। दा तब जब हम स्पेसिफिक करना चाहें, कोई अनस्पेसिफिक इंडेफिनिट आर्टिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिफर कर रहे हैं तो ए भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम उनके म्यूजिकल फंक्शन को रिफर करेंगे तो हम उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे। हम पूरी कैटेगरी को अगर रिफर करना चाह रहे हैं, सी प्लेज द पियानो वेरी वेल। ये हो गया आपका 11वां सेंटेंस। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। कुछ लोग जो है ये कह देते हैं कि सर आप जो है टाइम ज़्यादा लेते हो, लेकिन टाइम, आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपका ओवरऑल टाइम रिड्यूस होता है। अगर आप उल्टी सीधी चीज़ों को याद कर कर उनको गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो आप बार बार गलतियां करते हैं, और बार बार जब गलतियां करेंगे तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ज़्यादा समय लगेगा बाद में। तो ओवरऑल टाइम आप बढ़ा रहे हैं, मैं तो कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन जो वर्ड है या फ्रेजेस है, इनका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर बताना है सेंटेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए। सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। देखिए, इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट, इलीगली कॉपीड, इस फ्रेज का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हमें। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउट ऑफ डेट या नॉट इन यूज। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अब आउट ऑफ डेट हो गया, आउटडेटेड हो गया, अब यूज में नहीं है। पहले 10, 20, 50, 100 साल पहले यूज किया जा सकता था, अब यूज नहीं किया जाता। जैसे लालटेन, वो एक टॉर्च आती थी एवरेडी की, अब मोबाइल में फ्लैश लाइट लगा दी तो उस टॉर्च की जरूरत ही खत्म हो गई। वैसे कुछ लोग अभी भी यूज करते होंगे उसको, जो जंगल वगैरह में रहते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो ऑब्सोलेट हो गई। वो लालटेन आती थी पहले, उसमें कैरोसिन ऑयल डालकर, अब तो यूज नहीं किया जा सकता, उनका आउट ऑफ डेट हो गई, उनकी जरूरत ही नहीं है। इन चीजों को ऑब्सोलेट कहा जा सकता है, आउट ऑफ डेट या अब यूज में नहीं होती जो। पायरेटेड, देखिए पायरेटेड बना है वर्ड पायरेट से। पायरेट समुद्री लुटेरे को कहा जाता है, समुद्र में जो लुटेरे होते हैं उनको पायरेट्स कहा जाता है। पायरेट का मतलब हो गया अ पर्सन हु सेल्स द शिप या हु सेल्स इन द शिप एंड अटैक अदर शिप टू स्टील फ्रॉम देम। एक ऐसा पर्सन जो जहाज में सेल करता है, समुद्र में जहाज जो होते हैं उनमें सेल करता है और दूसरे जहाजों पर अटैक करता है उनसे चुराने के लिए। एक मूवी आई थी, एक क्या काफी सारी मूवीज हैं, ये आपने जरूर देखी होगी, इसके बारे में सुना होगा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, कैप्टन जैक स्पैरो। इसमें इन पायरेट्स को, इन समुद्री लुटेरों को दिखाया गया है, इनके बीच के कन्फ्लिक्ट्स को जो है दिखाया गया है। तो पायरेट का मतलब होता है वो एक समुद्री लुटेरा जो जहाज में यात्रा करता है, दूसरे जहाजों को अटैक करता है चुराने के लिए। पायरेट का एक और मतलब होता है इसी सिमिलर, इसी तरह का सिमिलर एक और मीनिंग पायरेट का निकल के आता है, और उस मीनिंग में जो पायरेट है वो वर्ब की तरह ट्रीट होती है। पायरेट का मतलब है टू इल्लीगली कॉपी अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब कोई एप्लीकेशन जो मोबाइल में आप डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर। टू इल्लीगली कॉपी अ कंप्यूटर प्रोग्राम, या कोई मूवी कॉपी कर लिया आपने किसी की, या कोई सॉन्ग कॉपी कर लिया, या और कोई भी क्रिएशन जो इस तरह की टेक्निकल क्रिएशन है, आपने उसको कॉपी कर लिया और उसको सोल्व कर दिया। एंड सेल इट।
आपने किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी मूवी को, किसी के सॉन्ग को, किसी के म्यूजिक को, या किसी के कंपोजिशन को, या किसी की क्रिएशन को कॉपी कर कर बेच दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको पायरेट कर दिया। अब इस पायरेट वर्ब का ही अगर आप थर्ड फॉर्म लगाएं तो पायरेटेड हो जाता है, और पायरेटेड का मतलब हो जाता है इलीगली कॉपीड एंड सोल्ड। अब इलीगली कॉपीड की जगह आना था पायरेट, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आउटलॉ एक बहुत अच्छा वर्ड है। आउटलॉ का मतलब हो सकता है एक ऐसा पर्सन जिसने कोई लॉ ब्रेक किया हो और सोसाइटी से छुप कर अलग जाकर रहता हो, ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके। अगर इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूं, आउटलॉ का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु हैज ब्रोकन अ लॉ and lives separately from the society to avoid punishment को अवॉइड करने के लिए सोसाइटी से अलग जाकर छुप कर रहता हो, क्योंकि उसने किसी लॉ को ब्रोक कर दिया। ये आउटलॉ का मीनिंग हो जाता है जब आउटलॉ नाउन हो। लेकिन आउटलॉ वर्ब भी हो सकती है। जब आउटलॉ वर्ब होती है तो उसका मतलब हो जाता है टू मेक समथिंग इलीगल। टू मेक समथिंग इलीगल, किसी भी एक्टिविटी को इलीगल घोषित कर देना, इलीगल बना देना। गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट एक लॉ बना सकती है, एक रूल बना सकती है कि आज के बाद ये करना इलीगल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं दिस लॉ विल आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब लॉ के स्कोप के बाहर कर देगा किसी चीज को। दिस लॉ विल आउटलॉ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, एक कानून बनाया जा रहा है जो है असेंबली में, संसद में, और ये कानून जो है स्मोकिंग को क्रिमिनलाइज कर देगा, इलीगल कर देगा पब्लिक प्लेस में। क्रूक का मतलब होता है ठग। क्रूक एक क्रिमिनल पर्सन, एक डिसऑनेस्ट पर्सन, एक चीट पर्सन जो दूसरों को चीट करता हो, डिसऑनेस्ट हो, उसको क्रूक कहा जाता है। इस नाम की भी जो है मूवी आ चुकी है। ये क्रूक है। इसमें इस मूवी में ये जो करेक्टर है, जो पर्सन है, इसका जो करेक्टर है, ये क्रूक है, ये डिसऑनेस्ट है, दूसरों से पैसे ठगने का काम करता है। हाँ, क्रूक के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। क्रूक का एक मतलब और होता है। क्रूक का मतलब होता है टू बेंड योर आर्म और फिंगर। अपने हाथ को अगर आपने मोड़ लिया तो आपने क्रूक कर लिया, या आपने अपनी उंगली को, सीधी उंगली को इस तरह से मोड़ दिया तो आपने क्रूक कर दिया। क्रूक का मतलब होता है अपनी उंगली को या अपने हाथ को, अपने आर्म को, अपनी भुजाओं को मोड़ना। टू बेंड योर आर्म और योर फिंगर। अब इस मुड़े हुए पार्ट को भी क्रूक कह सकते हैं। क्रूक का मतलब फिंगर को मोड़ना, आर्म को मोड़ना तो है ही, लेकिन इस मुड़े हुए पार्ट को भी क्रूक हम कह सकते हैं। क्रूक का मतलब द बेंट पार्ट ऑफ समथिंग। आप यहां पर देखेंगे तो इस इमेज में इस मुड़े हुए पार्ट को आप क्रूक कह सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का मुड़ा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को भी क्रूक कहा जा सकता है। क्रूक कहा नहीं जा सकता, क्रूक ही है ये। क्रूक इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिसका इस्तेमाल चरवाहे यानी कि शेफर्ड करते हैं अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह से पकड़ने के लिए। बड़ा सा क्रूक ले लिया, कहीं भी बकरी जा रही है, पकड़ के खींच लिया, चलो इधर। इसके अलावा इससे क्रूक वर्ड से बनने वाला एक और जो ये एक इडियम होता है जो आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक। ये क्रूक है और ये हुक है जिससे किसी को लटकाया जा सकता है। ये क्रूक है, ये मुड़ा हुआ पार्ट क्रूक है, इससे किसी को पकड़ के खींच सकते हैं। बाई हुक और बाई क्रूक इडियम का मतलब होता है बाई एनी पॉसिबल मीन्स। मीन्स का मतलब मेथड। किसी भी काम को करो किसी भी तरीके से, बाई एनी पॉसिबल मीन्स, या बाई हुक और बाई क्रूक, उसे मेरे पास लेकर आओ बाई हुक और बाई क्रूक।
ठीक है, इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो है इस इडियम को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे चलते हैं। ये एक जो है आपको दिया हुआ है, इस ब्लैंक को फिल करना है। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, फिर से कोमा लगाया गया है, फिर नाउ लिखा गया है एक एडवर्ब के रूप में, और फिर एक दूसरी क्लोज यहाँ पर या दूसरी फ्रेज यहाँ पर लिखी गई है। तो द हायरिंग मैनेजर तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और हैज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी लग गया एडवर्ब, ऑफर्ड हो गई यहाँ पर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया यू, द जॉब हो गया इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑफर्ड जो है डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब कही जा सकती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, दो ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब है, यानी कि ऑफर्ड एक ऐसी वर्ब है जो कि डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, यू और द जॉब, दोनों ऑफर डाई ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। वर्ब के बारे में अगर आपको किसी वर्ब के बारे में जानना समझना है तो इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वर्ब चैप्टर की, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक बातें मैंने उसमें बताई हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, वो आप पढ़ सकते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इनका यूज कैसे करना है अपने सेंटेंस को समझने में, स्ट्रक्चर को समझने में, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं, इन वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, सब मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, सेमीकोलन, उसके बाद नाउ एक एडवर्ब आ गया, फिर लिखा है टू ब्लैंक और फिर टू एक्सेप्ट और टू डिक्लाइन द ऑफर। अब देखिए इस ब्लैंक में इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आना है, एक फ्रेज या एक क्लोज यहाँ पर लिखी जानी है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये कहने के लिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति या आपका दोस्त बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है, और आप ये कहना चाहते हैं आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन या व्हाट यू आर थिंकिंग, मैं जानना चाहता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए इडियोमेटिक तरीके से एक एक्सप्रेशन है अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मैं इसका यहां पर लिखवा देता हूं, यही मीनिंग है इसका, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। एक फ्रेज है, यहां पर ये नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट, ये एक नाउन फ्रेज है। अब ये नाउन फ्रेज जो है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, किसी राइटर ने अपने किसी नोवेल में किसी किताब में यूज की थी, फिर ये जो है चाल चलन में आ गई, स्पीकर्स इसका यूज करने लगे। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ये यूज की जाती है ये एक्सप्रेस करने के लिए या ये जानने के लिए कि आपके पास बैठे हुए व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। या आई वुड, इसका मीनिंग निकल के आएगा आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग। ठीक है, अगर आप ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसी एक्सप्रेशन को आप इडियोमेटिक तरीके से बोल सकते हैं, और वो तरीका है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो क्या यहां पर ये आ सकता था, क्या इस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को आप समझ पा रहे हैं, मैनेजर ने आपको जॉब ऑफर की है, अब ये तुम पर डिसाइड करता है। अब देखो यहां पर मैं देखो किस तरह से समझना है, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। यहां पर और दिया है, और एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और अल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ता है। अल्टरनेट ऑप्शंस है हमारे क्या, कि या तो एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो, या तो एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है या डिक्लाइन करने की बात की जा रही है। तो एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने की बात की जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ डिसाइड करने की बात होगी, कि आपको कुछ डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है। मैनेजर ने आपको जॉब दे दी, एक्सेप्ट या डिक्लाइन, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो। तो आप पेनी फॉर योर थॉट्स तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट से बाहर चले गया, यहाँ पर तो इसके लिए स्थान ही नहीं है, यहाँ पर आ जाना चाहिए द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट एक इडियोमेटिक क्लोज है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और द बॉल इज इन योर कोर्ट ये जो है गेम से जो है
एक गेम होता है स्नूकर वगैरह, वहां से क्लोज निकल के आई है। द बॉल इज इन योर कोर्ट एक इडियोमेटिक क्लोज है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेस करता है, या जब हम ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इट इज टाइम फॉर समवन टू डील विद अ सिचुएशन, टू डील विद अ सिचुएशन और टू डिसाइड समथिंग। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये समय आ चुका है कि आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, डील करना चाहिए या डिसाइड करना चाहिए, इट इज टाइम फॉर यू टू डिसाइड बिटवीन दीज थिंग, दीज टू थिंग्स या फोर थिंग्स, ठीक है। इट इज टाइम फॉर यू टू डिसाइड समथिंग। जब हम ये रिफर करना चाहते हैं तो हम इसको इडियोमेटिक वे में द बॉल इज इन योर कोर्ट कहकर एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं उस मीनिंग को परफेक्टली कन्वे करती है ये वाला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। द बॉल इज इन योर कोर्ट टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है या आपका समय आ गया है डिसाइड करने का कि आप इसको एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो। इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। पुल योर लेग भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। वर्ब फ्रेज लिखी हुई है, पुल एक वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। पुल योर लेग का मतलब है टू टीज समवन प्लेफुल्ली, टू डिसीव समवन प्लेफुल्ली, मजाक मजाक में किसी को परेशान करना, किसी की टांग खींचना। हिंदी में भी कह देते हैं उसकी टांग खिंचाई मत करो। टू पुल समवन लेग, टू पुल समवन्स लेग का मतलब होता है टू डिसीव प्लेफुल्ली या टू टीज समवन प्लेफुल्ली। ठीक है, फिर एक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर भी एक वर्ब फ्रेज है। एक इडियोमेटिक वे में हम जब ये कहना चाहें कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल में लाओ, अपने एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करो ताकि जीवन में सक्सेसफुल हो सको, यस, लाइफ में सक्सेस अचीव कर सको। टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइज योर एक्टिविटीज टू बी सक्सेसफुल। ये अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। योर एक्ट टुगेदर इसके लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कुल मिला के ये एक इडियोमेटिक वर्ब फ्रेज है और इसका मतलब होता है जब हम ये एक्सप्रेस करना चाहें कि टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, इधर उधर की हरकतें मत करो, अपने आप को नियंत्रण में लाओ। टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइज योर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करो इन टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए। ये अगर हम किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर। वापस आते हैं, ठीक है, तो 13वें का दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी के मैंने मीनिंग आपको समझाई दी है। अगर इनमें से कहीं कोई आता है तो आप जो है ध्यान रखेंगे। 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, ठीक है, ब्लैंक को फिल करना है। क्या लिखा है, ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डिमिटिरस टू हेलेना। देखो यहां पर जो है ना दो क्लोज आपको दी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है। पहली क्लोज तो हो गई ये सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब, और दूसरी क्लोज है ये जो यहां से डिमिटिरस से शुरू हुई, ये हो गया सब्जेक्ट और यहां आनी है मेन वर्ब। मेन वर्ब यहां पर आपको दी है, टास्क आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मेन क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखिए पूरा जो सिनेरियो आपको दिया है एक परमानेंट नेचर का सिनेरियो दिया है, पूरा का पूरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात दी गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉक्स, टॉकिंग नहीं, टू टॉक नहीं। एक्चुअली में इस स्टेटमेंट का, इस सेंटेंस का क्रेडिट दिया गया है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम को। मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से 39 प्ले लिखे हैं, उनमें से एक प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अगर इतने
हाई, इतने हाई क्रिएशन से, इतने हाई प्ले से, एक अच्छे राइटर की किताब से, एक अच्छे राइटर की क्रिएशन से कुछ लिया जाता है तो उसको क्रेडिट दिया जाता है, वही यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डेमेटेरस। अब देखिए यहाँ पर दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना था, इस वे को रिफर करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए था इन विच, इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट, और ये जो प्री ऑब्जेक्ट है विच, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि लगाया गया है द वे के लिए, और ये खुद ऑब्जेक्ट बन गया इस प्रीपोजिशन का। और इस इन प्रीपोजिशन को यहाँ ना लगा के आप यहाँ भी लगा सकते थे, डिमिट्रियस टॉक्स टू हेलेना इन द वे, इन बाद में भी लगा सकते थे, यहाँ लगा दिया तो भी सही है। लेकिन चूंकि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन का यूज हम कर लेते हैं, इलिप्सिस का यूज कर लेते हैं, सेंटेंस से उस इंफॉर्मेशन को कई बार एलिमिनेट कर दिया जाता है जिसका समझना कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता हो। ये जो आगे क्लोज लिखी गई है डिमिट्रियस टॉक्स टू हेलेना, ये इस वे को रिफर करने के लिए, उस तरीके को रिफर करने के लिए जिस तरीके में जो है बात करता है ओबेरॉन, उस तरीके को रिफर करने के लिए ही ये क्लोज लगाई गई है। तो इसलिए जो है इसको, इस इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया। यहाँ पर हो जानी है टॉक्स, एक परमानेंट नेचर की इंफॉर्मेशन को आपको दिया है। ये विलियम शेक्सपियर के प्ले से ये लाइन जो है इन्होंने ली है। ये हो गया आपको 114वां क्वेश्चन। 115वां, इलिप्सिस जो है ग्रामर का ही एक कॉन्सेप्ट होता है। कई बार हम उस इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं जिस इंफॉर्मेशन का समझना कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता हो। यहाँ पर क्लियर जो है सुनने वाले को पता लग जाएगा कि आगे जो फ्रेज, आगे जो क्लोज लगाई गई है वो क्लोज इस वे को, वे का मतलब क्या है मैनर, इस मैनर को, ढंग को, उस तौर तरीके को रिफर करने के लिए लगाई गई है। तो इन विच यहाँ से उसने एलिमिनेट कर दिया और स्ट्रक्चर फिर भी मीनिंगफुल है। हाँ, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, अगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट पूछा जाए तो अब आप इन विच लगाएंगे। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है और इम्प्रूवमेंट के लिए पूछा जाए तो आप इन विच लगाकर लिखेंगे, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। 15वें पर चल लेते हैं। एक सेंटेंस आपको लिखा गया है, सेंटेंस ही कह सकता हूं, एक इडियम है जो कि एक क्लोज लिखी गई है, इंपरेटिव क्लोज में इसको बोल सकता हूं। लेट मेन वर्ब है और मेन वर्ब से जो है एक मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाली जो स्ट्रक्चर होती है इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव क्लोज या इंपरेटिव स्ट्रक्चर होती है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, तो लेट मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है स्लीपिंग डॉग्स, डॉग्स हो गया नाउन, स्लीपिंग हो गया इसके लिए नाउन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, और लाई हो गया यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब इसकी स्ट्रक्चर पर ये इस तरह से कैसे लिखी गई है कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। मेरे जो दूसरे सेशन चल रहे हैं जिसमें मैं कॉमन एरर्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, क्लोज टेस्ट को बारी बारी से अल्टरनेट डे पर डिस्कस करता हूं, आप उन सेशंस को देखें, जरूर देखें। मैं वहां पर इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके, लॉजिकल तरीके से सिंप्लीफाई करके बताता हूं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें ये कहना हो या किसी को वार्न करना हो कि जो इशूज, जो बातें ऐसी हैं उन्हें ऐसे ही रहने दो, जो इशूज, जो बातें दबी रह गई हैं उन्हें दबे रहने दो, अब इनको उठाओगे तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, विवादित हो सकता है, सिचुएशन बिगड़ सकती है। टू लेट थिंग्स अनडिस्टर्ब या टू लीव थिंग्स अनडिस्टर्ब, जो बातें, जो चीजें जैसी हैं वो वैसी रहने दो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइज, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब हो जाएगा टू लीव समथिंग या सिचुएशन या कोई इशू, टू लीव समथिंग अनडिस्टर्ब्ड, किसी को अनडिस्टर्ब ही रहने दो, जो चीज जैसी है वैसी रहने दो। तो कहाँ है इसका मीनिंग, ये रहा थर्ड वाला, लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही रहने दो, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को वैसा ही रहने दो। टू लेट समबडी स्लीप नहीं, टू फॉल सिक इंटेंशनली नहीं, टू केयर फॉर द पेट नहीं। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15 का हो गया 3। आगे चल लेते हैं, ये लिखा हुआ है 16वां। ठीक है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, केज मेड फॉर बर्ड्स, केज मतलब पिंजरा हो गया, प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड का मतलब होता है क्लोज्ड, कन्फाइंड स्पेस का मतलब एक बंद स्पेस, एक ऐसा बंद स्पेस जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है या बर्ड्स का पिंजरा बताना है। देखिए एक्वेरियम का मतलब हो जाता है फिश पॉन्ड, एक स्मॉल फिश पॉन्ड जो डेकोरेटिव फिश पॉन्ड होता है उसको एक्वेरियम कह सकते हैं। ये एक्वेरियम लगा है आपके सामने, ये भी एक एक्वेरियम है, ये भी एक एक्वेरियम है। दूसरा वर्ड आपको दिया है अपियरी, अपियरी वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहां पर मधुमक्खियों को, हनी बीज को रखा जाता है मधुमक्खी के पालन के लिए, ये है वो अपियरी। आगे चल लेते हैं, इसको कहते हैं अवियरी। ये बर्ड्स के लिए, स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए बनाया जाता है। इसको आप अपने गार्डन में, अपनी छत पर, अपने लॉन में, अपने कोर्ट यार्ड में, अपने आंगन में, बरामदे में, कहीं पर भी बना सकते हैं। ये आप इस तरह से जाल बनाते हैं और इसमें अपने पक्षियों को छोड़ देते हैं खुले तौर पर, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए। इसको कहते हैं अवियरी। इसी को जो है आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन, अ केज मेड फॉर बर्ड्स या प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कन्फाइंड स्पेस, तो ये होता है अवियरी। और इसके बाद एक और वर्ड आपको दिया गया है अरेना। अरेना उस मेन फील्ड को कहते हैं, उस मेन ग्राउंड को कहते हैं, किसी स्टेडियम में वो मेन फील्ड, वो मेन एरिया जहां पर कोई स्पोर्ट या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना है। जैसे ये पूरा फुटबॉल का स्टेडियम है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है जहां पर वो इवेंट यानी कि फुटबॉल गेम ऑर्गेनाइज होना है, फुटबॉल गेम खेला जाना है, वो तो इतना ही है, तो इतने पार्ट को कहते हैं अरेना। उसी तरह से ये एक स्टेडियम है, पूरे स्टेडियम में ये वाला जो हिस्सा है जहां पर खिलाड़ी इस गेम को खेलेंगे, जहां पर ये स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये इवेंट होगा, इसको कहते हैं अरेना। बाकी ये पूरा स्टेडियम हो गया, ये बीच में इधर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और काफ़ी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बीच वाले पार्ट को जहां पर कोई गेम होना है उसको कहते हैं अरेना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अवियरी। आगे चल लेते हैं 17वें क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है, आपको सिनोनियम बताना है रिपल्सिव का। देखिए रिपल्सिव एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है वेरी अनप्लीजेंट। कोई अनप्लीजेंट हो आप उसको रिपल्सिव कह सकते हैं, वेरी अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल। कोई आपको अनएक्सेप्टेबल लगे तो आपको उसको कह सकते हैं रिपल्सिव। ठीक है, कोई आपको अनप्लीजेंट लगे तो आप उसको कह सकते हैं रिपल्सिव, किसी पर्सन को भी, किसी थिंग को भी। या फिर रिपल्सिव का मतलब हो सकता है कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिस्गस्ट। डिस्गस्ट और डिसलाइक की जो फीलिंग को कॉज कर दे, कोई पर्सन, कोई थिंग डिसलाइक की या डिस्गस्ट की फीलिंग को कॉज कर दे, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, रिपल्सिव कह सकते हैं। डिस्गस्ट का मतलब हो जाता है, डिस्गस्ट का मतलब हो जाता है, ठीक है, डिस्गस्ट जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, डिस्गस्ट का मतलब हो जाता है फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक और डिसअप्रूवल। किसी भी चीज के लिए या किसी भी थिंग के लिए अगर डिसलाइक की और डिसअप्रूवल की फीलिंग्स है तो उन फीलिंग्स को आप डिस्कस्ट कह सकते हैं। और डिस्कस्ट जब वर्ब होगा तो इस तरह की फीलिंग को कॉज करना, किसी भी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए डिसलाइक की फीलिंग को कॉज करना या डिसअप्रूवल की फीलिंग को कॉज करना डिस्कस्ट। कहने का मतलब है कि रिपल्सिव और डिस्कस्टिंग एक दूसरे के सिनोनियम है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है डिस्कस्टिंग। बाकी जो लिखा है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव तो इसका अपोजिट हो गया। अट्रैक्टिव का मतलब है प्लीजेंट, प्लीजेंट इन अपीयरेंस, जो देखने में प्लीजेंट हो आप उसको कहते हैं अरे वाह, ये तो अट्रैक्टिव है। प्लीजेंट इन अपीयरेंस और साउंड, जो सुनने में, दिखने में, अपीयरेंस में प्लीजेंट हो आप उसको कहते हैं अट्रैक्टिव। रिलायबल बना है रिलाई वर्ड से। रिलायबल के बारे में मैं बता देता हूं, ये आ सकता है या आ चुका है। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग रिलाइड, कैपेबल ऑफ बीइंग रिलाइड। अब ये जो रिलाइड है ये है रिलाई वर्ब की थर्ड फॉर्म।
रिलाई वर्ड यानी कि रिलाई वर्ब होती है, और रिलाई वर्ब का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समथिंग, फॉर टू डिपेंड ऑन समथिंग और समवन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, किसी फायदे के लिए, किसी काम को करवाने के लिए, या किसी हेल्प के लिए किसी पर डिपेंड करना, किसी चीज पर डिपेंड करना, या किसी पर ट्रस्ट करना। तो टू डिपेंड ऑन समथिंग और समवन, या टू ट्रस्ट समवन और समथिंग। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जिस पर डिपेंड किया जा सकता है, उसको हम कह देते हैं रिलायबल। ऐसा कोई भी पर्सन जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, या आपकी मदद करेगा, या आपके अनुसार चलेगा, आप उसको कह सकते हैं रिलायबल पर्सन है, ये ऐसा कर देगा। यूनिफॉर्म, यूनी का मतलब सिंगल, और फॉर्म का मतलब, फॉर्म यहां पर रिफर कर रहा है अपीयरेंस को। तो जो अपीयरेंस में सिंगल हो, जो एक जैसी अपीयरेंस में हो, या जो सेम अपीयरेंस में हो। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया द सेम इन अपीयरेंस, उसको आप यूनिफॉर्म कह देते हैं। स्कूल में जब आप जाते हैं यूनिफॉर्म पहनकर, तो आपकी जो सेट ऑफ क्लोथ होते हैं, जो आपकी ड्रेसेस होती हैं, वो सबकी सेम होती हैं अपीयरेंस में, देखने में, तो आप उनको क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म्स कह देते हैं। तो ये वर्ड भी यहां पर नहीं आना था। ये हो गया आपका 17वां क्वेश्चन। 18वें पर चल लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग बतानी है इस सेंटेंस में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। और अंडरलाइन वर्ड है हमारा सार्जेंट। यहाँ पर ये सार्जेंट, ये वर्ड हमारा अंडरलाइन वर्ड है। पीडीएफ को एडिट करने वाले पर्सन ने यहाँ पर ये छोड़ दिया अंडरलाइन करना। ऐसे सार्जेंट नहीं होता, सार्जेंट होता है, SERGEANT। आर्मी में या एयरफोर्स में एक मिडिल ऑफिसर की रैंक होती है, उसको कहते हैं सार्जेंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, SERGEANT, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया आपका 18वां। देखिए, ये जो स्पेलिंग आती हैं, ये ज़्यादातर आपकी प्रीवियस ईयर से ही आ जाती हैं, तो प्रीवियस ईयर की वोकैब तो आप याद कर ही रहे हैं, ये काम आपका हो जाएगा। द बॉय क्या करना है, डैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, एरर को इंप्रूव करना है। द बॉय टोल्ड हिज मदर डैट ही सा द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू। पूरा सेंटेंस आपके सामने है। द बॉय सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड हो गई यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद लिखा है दो ऑब्जेक्ट, हिज मदर पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किससे कहा और क्या कहा, हुम का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, डैट लगा है यहाँ पर कंजंक्शन, मेन क्लॉज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए डैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ही हो गया सब्जेक्ट, सा हो गया यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट द मोस्ट टॉल जिराफ। जिराफ हो गया नाउन, और टॉल हो गया उसके नाउन के लिए एडजेक्टिव, और मोस्ट लगाया गया था इसके लिए एडवर्ब, सुपरलेटिव डिग्री में लाने के लिए। अब देखो, ये जो टॉल है ना, ये वन सिलेबल, ये सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है। सिलेबल प्रोनाउंसिएशन की वो यूनिट होती है जिसमें एक वोवेल साउंड हो। जिसे आपने टॉल को बोला, टॉल को प्रोनाउंस किया तो टॉल बोला, तो टॉल में एक वोवेल साउंड आया है। जब आप टॉल को बोलते हैं, टॉल को प्रोनाउंस करते हैं, या फैट या बिग इस तरह के वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो एक वोवेल साउंड आती है। एक वोवेल साउंड की बेसिक यूनिट को ही आप कहते हैं सिलेबल। तो आपका जो टॉल है वो एक वन सिलेबल एडजेक्टिव है। वन सिलेबल एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में लाने के लिए उनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता, उन्हीं की फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है, उन्हीं में इन्फ्लेक्शन लाया जाता है। यानी कि टॉल का टॉलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव करना है तो टॉलेस्ट हो जाएगा। अब अगर आपके पास टू सिलेबल एडजेक्टिव हो, यानी कि पी, जैसे मैंने लिखा पीसफुल, तो पीस एक वोवेल साउंड यहां आ गया, और फुल, पीस एक वोवेल साउंड हो गया, दूसरा वोवेल साउंड हो गया फुल। यानी कि जब आप इसको बोलने आते हैं तो दो वोवेल साउंड आते हैं, पीसफुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू सिलेबल एडजेक्टिव। टू सिलेबल एडजेक्टिव में आप मोस्ट, टू सिलेबल एडजेक्टिव में आप मोर पीसफुल और मोस्ट पीसफुल, इस तरह से आप इनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहीं पर आपकी ये जो है गलती है। ठीक है, द बॉय टोल्ड हिज मदर डैट ही सा द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। द बॉय टोल्ड हिज मदर डैट ही सा द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू।
पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी भी आप पढ़कर देख लेना। गलत है, टाइम की वजह से मैं पढ़ नहीं रहा हूं। 20वें पर चल लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। एक इडियम आपको दिया गया है, कॉल द शॉट्स। देखिए, कॉल द शॉट्स एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, एक वर्ब फ्रेज है। कॉल यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है और द शॉट्स यहाँ पर एडवर्ब कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि लगा हुआ है इस तरह से नाउन फ्रेज, लेकिन कॉल द शॉट्स जो है एक कॉल द शॉट्स में जो द शॉट्स है वो एक इडियम की, एक एडवर्ब की तरह, इडियोमैटिकली एक एडवर्ब की तरह लगा हुआ। कॉल द शॉट्स नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है तो उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। कुल मिलाकर ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, कॉल द शॉट्स, और इसका मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन में होना जहां पर आप कुछ डिसाइड कर सको और एक ऐसी सिचुएशन डिसाइड कर सको जिसकी वजह से कुछ बदलाव आता हो। टू बी इन अ पोजीशन ऑफ बीइंग able to make the decision that influences something। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं, आप एक ऐसी अथॉरिटी में हैं, आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर अगर आप कुछ डिसाइड करते हैं तो आपके डिसीजन से कोई सिचुएशन इन्फ्लुएंस हो सकती है, चेंज आ सकता है, तो आप कहेंगे कॉल द शॉट्स। ठीक है, आप अगर इस पोजीशन में तो इसको इसी पोजीशन में होने को रिफर करने के लिए कॉल द शॉट्स वर्ब फ्रेज का यूज किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी के सारे ऑप्शन जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। टू बी ए फॉलोअर दैट मेक्स लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिल्कुल अपोजिट लिखा है। टू बी इन ए पावरलेस पोजीशन, ये भी अपोजिट लिखा है। टू बी इन ए न्यूट्रल पोजीशन, ये भी अपोजिट लिखा है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20वें का दूसरा प्रीवियस ईयर का इडियम है, ये भी प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी जो है बार बार एसएससी देती रहती है, एक दो वर्ड जो है इधर उधर से देती है, वो आपके अपने रिस्क है। पढ़ा हुआ आगे तो सही है, वरना दिमाग का इस्तेमाल करके तुक्का लगाना। कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए ये 5 ट्रिक समझ लो। पहली बात तो ट्रिक को भूल जाओ। दूसरी बात ये रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक करने के लिए ही कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं। ये 5 ट्रिक याद कर लो, ये 10 गोल्डन रूल याद कर लो, इन चीज़ों से बाहर आओ और आज ही किताब को उठाओ और इंग्लिश की किताब को, जो इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको पढ़ना शुरू करो। अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करो, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करो। आपको 2, 3, 4, 5 मिनट में, मैक्सिमम 4-5 मिनट में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना भी है स्पीड के साथ, इस इंफॉर्मेशन को समझना भी है और इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को रिटेन भी करना है, अपने दिमाग में रखना भी है। कुछ देर के लिए तो रखना ही है, जब तक ये 5 क्वेश्चन नहीं निपटा देते। तो इसको पढ़ना, समझना और अपने दिमाग में रिटेन करना, ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है। और रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है। इसके लिए कोई 5 गोल्डन रूल या 5-10 ट्रिक किसी के पास नहीं है। जो बता रहा है वो धोखा दे रहा है, खुद को भी आपको भी। तो आप जो है आज से ही किताबों को पढ़ना शुरू करें। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अच्छी बात है, वरना मैं सजेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी की किताबें ले लो, 6 से 10 तक की किताब ले लो। इंग्लिश में लिखी हुई, हिस्ट्री की ले ली, पॉलिटिकल साइंस की ले ली, ज्योग्राफी की ले ली। अब आपकी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं। रोज आधे घंटे पढ़ो, ज़्यादा समय भी नहीं मिल रहा तो रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बढ़िया हो रही हैं और आपकी जीके भी साथ साथ क्लियर होती जा रही है, जो कि आपके दूसरे पार्ट में, दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएगी। जिनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो ही क्लोज टेस्ट को या कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया है, इसमें जो है ब्लैंक दिए हुए हैं, इन ब्लैंक को फिल करना है अपनी समझ के आधार पर। ये समझ ग्रामर से रिलेटेड हो सकती है, वोकैबुलरी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को, किसी लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़कर उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को आप समझ पाते हैं या नहीं, ये समझ को भी चेक वो कर सकता है। दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। ये जो है आपके सामने कोर्टयार्ड है, ये होटल है कोई,
और इस होटल का जो आंगन है इसको बोला जाता है कोर्टयार्ड। ठीक है, तो दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर। अब यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और इस ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर कोई आएगी ट्रांजिटिव वर्ब। वॉचिंग, वैलोइंग, रिस्किंग, प्रैक्टिसिंग। देखिए रिस्किंग और प्रैक्टिसिंग तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गए। भाई सन को क्या प्रैक्टिस करोगे या सन को क्या रिस्क में डालोगे। ठीक है, वैलोइंग का मतलब बहुत अलग होता है। वैलोइंग पहली बात तो एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। वैलोइंग का मीनिंग ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर की वोकैब से वर्ड नहीं आता है। तो इसके मीनिंग को समझाने के लिए मैंने एक बड़ी प्यारी सी इमेज लगाई है। ये जो पिग है या ये जो भी एनिमल है यहाँ पर, जंगली भैंसा टाइप का कुछ लग रहा है, ये वैलो कर रहे हैं। वैलो का मतलब होता है पानी में या कीचड़ में लेट कर मजे से इधर उधर रोल आउट करना, रोल अराउंड करना, इधर उधर कीचड़ में लेट कर इधर उधर से वैलो करना, इसको वैलो कहते हैं। तो ये एक इंट्रांजिटिव एक्शन है। आप वैलो किसी और को नहीं, खुद को ही करते हो। इस वर्ब का इफेक्ट खुद पर ही ट्रांसफर होगा। तो ये एक इंट्रांजिटिव एक्शन है और सन को वैलो करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। आउट ऑफ मीनिंग चला गया, मीनिंग के बाहर चला गया। यहाँ पर आ जाना चाहिए था वॉचिंग। दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर वॉचिंग द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइजल्स। आइजल्स का मतलब होता है आइलैंड। आई टोल्ड अलेक्सी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे। स्टेटमेंट खत्म, सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस शुरू होता है आई सब्जेक्ट लगा हुआ है और इसके ऑप्शन जरा देख लेते हैं। ये है ऑप्शन, ठीक है। आई सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसके बाद आनी चाहिए यहाँ पर मेन वर्ब। आई फैंसीड, आई ग्रोब्ड, आई इम्बाइब्ड, आई ट्रांसलेटेड। देखिए ट्रांसलेट का तो यहाँ पर कोई सेंस है नहीं। आई ट्रांसलेटेड, आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन। ग्लिम्स का मतलब होता है टू सी समवन और समथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। छोटी से टाइम के लिए, एकदम से थोड़ी सी देर के लिए किसी को देख लेना, ये ग्लिम्स का मतलब होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, वो अपनी चीज़ों के बारे में बता रहा है, अपनी स्टोरी और उसके साथ कुछ हुआ था वो बता रहा है। तो ट्रांसलेट तो आउट ऑफ मीनिंग है। इम्बाइब का मतलब होता है टू ड्रिंक, स्पेशली अल्कोहल। अल्कोहल को ड्रिंक करने के लिए हम इम्बाइब का यूज करते हैं। इम्बाइब का मतलब है टू ड्रिंक स्पेशली अल्कोहल। ठीक है। ग्रोप, ग्रोप का मतलब होता है टू सर्च समथिंग ब्लाइंडली यूजिंग योर हैंड्स। जब आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ ढूंढने की, कुछ खोजने की कोशिश करना, इसको कहते हैं ग्रोप करना। ग्रोप का एक और मीनिंग होता है टू टच समवन्स बॉडी फॉर सेक्सुअल प्लेजर विदाउट हिज और हर परमिशन दैट कैन ऑफेंड हिज और हर। बिना किसी परमिशन के किसी की बॉडी को टच करना सेक्सुअल प्लेजर के लिए, वो भी तब जब उसकी परमिशन ना हो, वो भी तब जब वो इस चीज को लाइक ना करता हो। ठीक है, दोनों मीनिंग मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ये ग्रोप सही वर्ड है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक्टिविस्ट इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ग्रोप, ग्रोप एक वर्ब है और इसका पहला मतलब है टू सर्च समथिंग ब्लाइंडली यूजिंग हैंड्स। दूसरा मीनिंग है टू टच समवन्स बॉडी फॉर गेटिंग सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर स्पेशली व्हेन, especially when she, he doesn't like it, doesn't like it। ठीक है, ये हो गया ग्रोप का मतलब। तो यहां पर क्या मैंने ग्रोप किया इस इंफॉर्मेशन को? नहीं। देखिए ग्रोप एक, यहां पर एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब आनी है जिसका ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन होनी है। तो क्या मैंने इस इंफॉर्मेशन को इम्बाइब कर लिया?
आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिसमोर हाउस। ग्लिम्स का मतलब छोटे समय के लिए देखना, ग्रे स्टोन वॉल को, लिसमोर हाउस की ग्रे स्टोन वॉल को छोटे समय के लिए मैं देखने का कैपेबल हो सका। कुड लगाते हैं कैपेबल को, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को मैंने इम्बाइब कर लिया, इसको मैंने ड्रिंक कर लिया, या मैंने इस इंफॉर्मेशन को ग्रोप कर लिया, टच किया या ढूंढा? नहीं। यहाँ पर आना है फैंसीड वर्ड। फैंसीड का मतलब होता है टू इमेजिन, टू थिंक समथिंग। फैंसी का मतलब हो गया, फैंसी जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू इमेजिन और टू थिंक। लॉजिकल तरीके से सोचो जरा, यहाँ पर एक ऐसी वर्ब लगनी है जो कि ट्रांजिटिव होनी है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है? मैंने ये इमेजिन किया, आई फैंसीड, आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिसमोर हाउस, यानी कि मैंने ये इमेजिन किया कि मैं लिसमोर हाउस की जो ग्रे स्टोन वॉल थी उसको ग्लिम्स करने को, या ग्लिम्स करने का कैपेबल होना मैंने इमेजिन किया। ये होना है फैंसीड। फैंसी एडजेक्टिव भी हो जाता है, जैसे हम फैंसी को यूज कर लेते हैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो फैंसी जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है डेकोरेटिव, ठीक है। फैंसी जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है टू इमेजिन और टू थिंक समथिंग। आगे चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लिसमोर हाउस। आगे ऑप्शन ये रहा, ठीक है, आई फैंसीड आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिसमोर हाउस। फिर यहां पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, ये रहा वो ब्लैंक, इट्स आइलैंड हिल टॉप। फिर उसके बाद कॉमा दिया गया है, एक दूसरी इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको बाद में देखेंगे। और यहां पर दिए गए हैं प्रीपोजिशन। अब इन प्रीपोजिशन के फंक्शन और मीनिंग आप जानते हैं तो बहुत आसान पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम ए प्लेस। ऑफ प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी। हालांकि हमें यहाँ जो भी वर्ड लगाना है वो प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। अगर आगे ऑब्जेक्ट लिखा है तो निश्चित रूप से यहाँ कोई प्रीपोजिशन आएगा। तो यानी कि ऑफ को अगर हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करना चाहें यहाँ पर, तो ऑफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम अ प्लेस। क्या लिसमोर हाउस उस हिल टॉप से अवे था या उस हिल टॉप पर था? देखिए, हिल टॉप को अगर रिफर किया जा रहा है ना, तो हिल टॉप का मतलब ये हुआ, ये एक हिल हुई, ये इसका हिल टॉप हुआ। हिल टॉप से अवे कहीं पर होगा तो यहाँ क्या कहीं हवा में था? फिर दूसरा वर्ड दिया है असाइड। असाइड का मतलब होता है ऑन वन साइड या टू ए वन साइड। असाइड का मतलब ऑन वन साइड, ये भी एक तरह की प्रीपोजिशन है। फोर तो यहाँ आना ही नहीं है, फोर पर्पस को या किसी ड्यूरेशन को रिफर करता है, फोर तो यहाँ आना ही नहीं है। असाइड का मतलब होता है वन साइड। तो क्या लिसमोर हाउस उस आइलैंड का जो हिल टॉप था उसके वन साइड था या उससे अवे था? नहीं, ऑन यहाँ पर लगाना है। हिल टॉप, हिल का ये टॉप हुआ और इस टॉप पर वो लिसमोर हाउस बना हुआ है। उस लिसमोर हाउस को ग्लिम्स करने को वो इमेजिन कर रहा है, फैंसी उसने किया। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन ज्यादा मीनिंगफुल है। इस हिल टॉप की सरफेस पर ये लिसमोर हाउस है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। आगे देखिए, कोमा लगाकर एक इंफॉर्मेशन जोड़ दी गई है, द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज। देखो, ग्लिम्स खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पहला ऑब्जेक्ट तो हो गया द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिसमोर हाउस ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप। कोमा लगाकर दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ा गया, द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज। ग्लिंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्रैक्ट होकर किसी लाइट की फ्लैशेस का आना, ग्लिंटिंग। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है आपको दिखाने के लिए। देखिए, ऐसे वर्ड हैं। ग्लिंटिंग मेरे ख्याल से अब रिपीट तो होगा नहीं, ठीक है। इस कॉम्प्रिहेंशन में आ गया तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कि बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता हो। तो ऐसे वर्ड को तो ऐसे ही समझ लो, ये विंडो है और विंडो से जब इस तरह की किरणें या लाइट रेज या लाइट की फ्लैशेस टकरा के आती हैं तो इसी को बोलते हैं ग्लिंटिंग या ग्लिंट करना। ग्लिंटिंग वर्ब है, ग्लिंटिंग मैंने जिरेंट की तरह यूज कर लिया। ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज, ये ग्लिंटिंग हो रही है। तो यहाँ से वो इसी चीज को इमेजिन कर रहा है, थिंक कर रहा है। पहले तो वो ग्रे स्टोन वॉल को देखना इमेजिन कर रहा है, फिर उसके बाद वो रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज। एंड लगाकर तीसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया ग्लिम्स के, फ्रॉम देयर द वास्टेड फ्रेम ऑफ जोनाथन ब्लेक। वास्टेड अच्छा वर्ड है, वास्टेड फ्रेम। फ्रेम यहाँ पर रिफर कर रहा है जोनाथन ब्लेक के
फिजिकल स्ट्रक्चर को, फिजिकल उसके फिजिकल बॉडी को, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस को। वास्टेड का मतलब हो गया वेरी थिन। वास्टेड एक एडजेक्टिव है, वास्टेड के बारे में मैं बता देता हूं। वास्टेड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो गया वेरी थिन। वेरी थिन बिकॉज ऑफ हंगर और डिसीज। हंगर की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर किसी व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, तो शरीर को कहा जाता है वास्टेड। वास्टेड फ्रेम ऑफ जोनाथन ब्लेक गेजिंग आउट अक्रॉस द सी, ठीक है। ऑन नथिंग, अब देखिए ऑन प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद लगाया गया इस ऑब्जेक्ट को, नथिंग को। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ये ऑब्जेक्ट। ऑन नथिंग इज ग्लेजिंग आउट के लिए आएगी। वो जो गेज कर रहा था सी के अक्रॉस, वो किसी चीज पर गेज नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही गेज कर रहा था, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, फिर एक कोमा लगा के एक इंफॉर्मेशन और जोड़ी गई, हिज बॉय वेटिंग फॉर हिम टू डाई। इन चीजों को जो है देखना, वो फैंसी कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। फिर यहाँ फुल स्टॉप, दूसरी इंफॉर्मेशन शुरू हो गई। आगे क्या लिखा है, बट इट वाज माई ड्रिबल स्ट्रो फैंटेसी हैबिटेट। देखिए ड्रिबल तो एक वर्ब है, अब यहां लगा गई लिंकिंग वर्ब, वाज लिंकिंग वर्ब लग गई, माई लगा है डिटर्मिनर, तो यहां पर क्या आना है, नाउन आना है, तो वर्ब तो आएगी। ड्रिबल का मतलब होता है टू फ्लो स्लोली, टू फ्लो वेरी स्लोली, तो ये तो आएगी नहीं। स्ट्रो, स्ट्रो मैं आपको दिखा देता हूं। जो लोग किसान हैं या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको मैं बता दूं, ये जो इस तरह की फूस होती है, पुराल, इसको पुराली बोलते हैं, पराली बोल देते हैं, अलग अलग रीजन पे अलग अलग बोल देते हैं, इसको स्ट्रो कहा जाता है। आप कभी रेस्टोरेंट गए हो, वहां पर आपने इस पाइप का यूज किया होगा ड्रिंक्स को कंज्यूम करने के लिए, खींचने के लिए, इसको भी स्ट्रो कह देते हैं। ये भी इस पाइप जैसी स्ट्रक्चर में होता है। ये जो अनाज होता है, राइस ग्रेन, उसका प्लांट है, सूखा हुआ प्लांट है। सीड हम ले लेते हैं, प्लांट ये है सूखा हुआ प्लांट, सूखा हुआ डेड प्लांट, इसको स्ट्रो कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है स्ट्रो तो आना नहीं है। ये जो भी मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रो तो है नहीं, ठीक है, बट इट वाज माई स्ट्रो तो है नहीं, यानी कि जो भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ, फैंसी कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, ये देखना, ये मेरा स्ट्रो नहीं है, ड्रिबल भी नहीं है, ये मेरी फैंटेसी है। फैंटेसी वो जिसको मैंने फैंटेसाइज किया हो कि यार मैं ये देख सकता। हैबिटेट, हैबिटेट उस नेचुरल एनवायरनमेंट को, उस नेचुरल होम को कहा जाता है जहां पर कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई स्पीसीज, कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, उसको उसका हैबिटेट कह देते हैं। तो ये हैबिटेट भी यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, ठीक है, बट इट वाज माई फैंटेसी। फिर उसी फैंटेसी को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको फर्दर बताने के लिए उसके बारे में, सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, यानी कि ये जो थी मेरी फैंटेसी थी, सिंपली एक इमेज थी मेरे दिमाग पर। इस तरह की मीनिंग को यहाँ पर रिफर किया जा रहा है। आगे चल लेते हैं। लाइक द इमेज बर्न्ड ऑन टू योर आईज व्हेन यू हैव, क्या है, व्हेन यू हैव रिज्यूम्ड टू लॉन्ग एट द सन। रिज्यूम ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। आपसे मैं कहूं इस वीडियो को रिज्यूम कर दो, आपने कहीं रोक दी थी, इस वीडियो को रिज्यूम कर दो, तो रिज्यूम जब आप करते हैं किसी को, तो उस चीज को रिज्यूम करते हैं जिसको आपने रोक दिया था, और उसको दोबारा से जब आप अगेन प्ले करते हैं तो उसको कहते हैं रिज्यूम करना। या किसी एक्टिविटी को आपने रोक दिया, उस एक्टिविटी को दोबारा से उसी पॉइंट से शुरू करने का मतलब है रिज्यूम करना। तो रिज्यूम तो ट्रांजिटिव वर्ब है, आप किसी एक्टिविटी को, किसी वीडियो को या किसी प्ले को आप रिज्यूम करेंगे। यहां पर एट लगा हुआ है, एट प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। रस्टेड का मीनिंग बिल्कुल अलग है। रस्ट का मतलब होता है जंग, या जंग लगना। जंग आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या आपने घरों में इन कीलों को देखा होगा, जब इन पर रस्ट आ जाता है, इसी को जंग कहते हैं। इसको जंग यानी कि इसको रस्ट कहते हैं। रस्ट नाउन भी हो जाएगा, मतलब ये रेडिश ब्राउन लेयर जो किसी आयरन पर आ जाती है ऑक्सीडाइज होने की वजह से, इसी को रस्ट कहा जाता है। रस्ट इस तरह से ब्राउन रेडिश फॉर्म में आना रस्ट होना, यानी कि रस्ट नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक है।
तो रस्टेड होने की तो बात की नहीं जा रही है, रस्टेड एट द सन। रिज्यूम्ड करते तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती, एट प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और सन को तो रिज्यूम कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि सन को हमने रोक दिया था फिर उसको रिज्यूम कर दिया। यहां पर ब्लॉक भी नहीं कर सकते, यहां पर स्टेयर। स्टेयर का मतलब है टू लुक एट समवन और समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विद वाइड ओपन आईज। अपनी आंखों को थोड़ा सा खोल कर किसी पर्सन पर या किसी चीज पर थोड़े लंबे समय के लिए देखना, यानी कि घूरना। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो छप था मेरी फैंटेसी थी, बिल्कुल ऐसी मेरे दिमाग में एक इमेज थी जैसे कि कोई किसी सन को बहुत देर तक देखे तो उसकी आंखों में जो इमेज बन जाए। ठीक है, मेटाफोरिकल सेंस में जो है काफी चीजों को यहाँ पर लिखा गया है। आसान तो नहीं कहूंगा मैं इस क्लोज टेस्ट को, बाकी जो एसएससी के एग्जाम में क्लोज टेस्ट आते हैं उनसे काफी अच्छा क्लोज टेस्ट है। स्टेड यहाँ पर इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके साथ एट प्रीपोजिशन यूज की आती है। लुक एट, स्टेयर एट, गेज और लाफ एट, ठीक है, शूट एट, इस तरह की जो वर्ब है एट प्रीपोजिशन हम इसके साथ लगाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा स्टेयर। द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ ए क्रेचर लॉन्ग ऑन, क्रेचर यहाँ पर सन को रिफर करने के लिए क्रेचर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है आप क्लोज टेस्ट को हैंडल करेंगे। देखिए अभी आपके पास काफी टाइम है, इसी तरह से जो है आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो लोग काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, शब्दों को जो है लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करें, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझें, सिमेंटिकली मीनिंगफुली जो है चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। 2-3 मंथ जो आपके पास बचे हुए हैं एमटीएस के एग्ज़ाम को लेकर, इस ड्यूरेशन का, इस पीरियड का अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छे से इस्तेमाल करें। शब्दों के एक एक मीनिंग को, उनके यूसेज को, उनके फंक्शन को, उनके स्ट्रक्चर्स को जानें। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।